आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिनिकल पब्लिकेशन में राजव्यवस्था, पॉलिटी, संविधान। ये हमारी राजव्यवस्था का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है पॉलिटी का तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कि नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य भारत की केंद्र और राज्य सरकारों को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिशा निर्देश देना है। हालांकि ये प्रकृति में गैर न्यायिक कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी की अवधारणा का स्रोत आयरिश संविधान से है। भारत के संविधान के भाग एवं अनुच्छेद 36-51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल हैं। सिद्धांतों का वर्गीकरण निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इन पर आधारित निर्देश हैं समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्नलिखित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 36 राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 37 इस भाग में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 38 राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। अनुच्छेद 39 राज्य विशेष रूप से अपनी नीतियों को आजीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सुरक्षित करने, कुछ हाथों में धन की एकाग्रता से बचने, समान काम के लिए समान वेतन की दिशा में निर्देशित करेगा। अनुच्छेद 39 से ये नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करना। अनुच्छेद 42 काम की न्यायोचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 43 सभी श्रमिकों के लिए एक निर्वाह मजदूरी और एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को संगठित करना। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 बीच सहकारी समितियों का प्रचार। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों SCS, अनुसूचित जनजातियों STS और अन्य कमजोर वर्गों जैसे कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। इसका तात्पर्य यह है कि समाज के सभी वर्गों को उनके धर्म के बावजूद समान व्यवहार किया जाएगा, जो राष्ट्रीय नागरिक संहिता के अनुसार समान रूप से लागू होगा। अनुच्छेद 45 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा। अनुच्छेद 48 वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 संरक्षण, पर्यावरण और वन्य जीव। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की। डीपीएसपी में संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसने नए निर्देशों को जोड़कर संविधान के भाग एव में कुछ बदलाव किए। ये निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करना। अनुच्छेद 39 से ये नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया। आय में आर्थिक असमानताओं को कम करना और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच भी स्थिति,
सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करना। 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार बनाम DPSP। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP सकारात्मक है जबकि मौलिक अधिकार FR नकारात्मक हैं क्योंकि वे राज्य के कामकाज पर सीमाएं लगाते हैं। मौलिक अधिकार FR का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मौलिक अधिकारों FR के पास कानूनी प्रतिबंध हैं लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP के पास नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं। मौलिक अधिकार FR व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। मौलिक अधिकार को उनके कार्यान्वयन के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। वे स्वचालित रूप से लागू होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP को उनके कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है। वे स्वचालित रूप से लागू नहीं होते हैं। मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच विरोधाभास। चपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य 1951। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी विवाद के मामले में मौलिक अधिकार प्रबल होंगे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ 1967 के फैसले को खारिज कर दिया और घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष के मामले में वर्तमान वरीयता क्रम है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 और 19 को छोड़कर अनुच्छेद 39B और 39C में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 14 और 19 में मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 39B और 390 को छोड़कर सभी राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांत। आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को जर्मनी से अपनाया गया था। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352-360 में निहित हैं। संविधान 3 प्रकार की आपात स्थितियों को निर्धारित करता है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। संविधान इस प्रकार की आपात स्थिति को निरूपित करने के लिए आपातकाल की उद्घोषणा की अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है। शब्द सशस्त्र विद्रोह 44वें संशोधन 1978 से जोड़ा गया है। इस शब्द से पहले इसे आंतरिक अशांति के रूप में जाना जाता था। 38वें संशोधन अधिनियम 1975 ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया, लेकिन बाद में 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया। आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा ये राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बाद की उद्घोषणा द्वारा रद्द की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि लोकसभा एक साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है जिसमें आपातकाल को जारी रखने को अस्वीकार कर दिया जाता है तो आपातकाल को रद्द कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने के दौरान लोकसभा का कार्यकाल सामान्य अवधि से अधिक एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
हालांकि यह विस्तार आपातकाल के बंद होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक जारी नहीं रह सकता है। संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रत्येक बार राज्य विधानसभा के सामान्य कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, जो कि आपातकाल के समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 महीने की अवधि के अधीन है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है और सशस्त्र विद्रोह के मामले में नहीं। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के आपातकाल की अब तक 3 बार घोषणा की जा चुकी है। 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा घोषित आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 355 ये सुनिश्चित करने के लिए केंद्र पर एक ड्यूटी लगाता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। ये वह कर्तव्य है जिसके प्रदर्शन में केंद्र किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की सरकार को अपने हाथ में लेता है। इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को उसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती है। वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकरण में निहित शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाना है। वह राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निलंबन सहित अन्य सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए जारी रहता है, लेकिन इसे संसद की मंजूरी के साथ हर 6 महीने में अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 20 जून 1951 को पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। मणिपुर में 1951 से 2019 तक राष्ट्रपति शासन की अधिकतम संख्या 10 और उसके बाद उत्तर प्रदेश 09, पंजाब 8 और बिहार 8 का स्थान रहा है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल के रद्द किए जाने तक अनिश्चित काल तक जारी रहता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 353 आपातकालीन घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 आपातकालीन उद्घोषणा प्रभावी होने पर राजस्व वितरण प्रावधानों का लागू होना। अनुच्छेद 355 प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के विरुद्ध संघ द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए और प्रत्येक राज्य की सरकार को इस संविधान की आवश्यकताओं के अनुरूप चलना चाहिए। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 20 और 21 के अपवाद के साथ आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार है। इस प्रकार उपचारात्मक उपायों को निलंबित कर दिया गया है, न कि मौलिक अधिकारों को। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भारत का कार्यकारी प्रमुख होता है और संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां उसमें निहित होती है। वह सेना का सर्वोच्च कमांडर है। वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। भारत संसदीय प्रकार की सरकार का अनुसरण करता है जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख और भारत का पहला नागरिक होता है। वह ब्रिटेन के सम्राट रानी या राजा के समकक्ष होता है। वह सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी है। भारत के राष्ट्रपति भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष होते हैं। संविधान में भागवीत संघ अध्याय कार्यपालिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 संघ कार्यपालिका से संबंधित हैं। भारत का राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का प्रमुख भी होता है। भारत के राष्ट्रपति पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए की पदावधि। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित तथा उससे संबंधित मामले। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान आदि की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 86 सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन को प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों और अनुमोदक के रूप में 50 निर्वाचकों द्वारा नामित किया जाना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। 1 MLA के मत का मूल्य इक्वल्स कुल जनसंख्या निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुना 1/1000। 1 MP के वोट का मूल्य इक्वल्स सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व STVPR के माध्यम से एकल संक्रमणीय वोट के सिद्धांत पर होता है। फॉर्मूला वैध मतों की कुल संख्या सीट की संख्या +1 ये पूरी तरह से गुप्त मतदान है और कोई व्हिप एक लिखित आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों सांसदों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की राज्य विधानसभाओं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य विधायक शामिल होते हैं। सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, ये राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और द्विसदनीय विधायिका में विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति की शपथ, योग्यता और कार्यकाल। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए।
वो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का महाभियोग। संसद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग के आरोपों को संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। राष्ट्रपति को उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 14 दिनों के नोटिस के बाद संकल्पयुक्त प्रस्ताव को पेश किया जाता है। प्रस्ताव तब सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति का वेतन। भारतीय राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये है। 2017 तक राष्ट्रपति को 1.50 लाख रुपये प्रति माह मिलते थे। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यकारी शक्तियां। सभी व्यवसाय उनके नाम पर होंगे। संसद द्वारा अनुसमर्थन के अधीन उनके नाम पर सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करता है। भारत के राष्ट्रपति को संघ के मामलों और प्रस्तावित विधायी शक्ति के बारे में सूचित किया जाना है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विधायी शक्तियां आह्वान, सत्रावसान, दोनों सदनों को विधेयकों के संबंध में सूचना भेजना, संयुक्त सत्र बुलाना, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कार्यालय के मामले में अचानक रिक्ति के मामले में राष्ट्रपति एक अस्थायी व्यवस्था करेगा, लोकसभा को भंग करता है, विधेयक को स्वीकृति देता है, अध्यादेश दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। वह धन विधेयक पेश करने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद को प्रस्तुत रिपोर्ट। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग और अन्य संवैधानिक और वैधानिक निकाय। राज्यों के गठन, क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन के संबंध में किसी भी विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। पूर्ण वीटो। जब राष्ट्रपति अपने पूर्ण वीटो का प्रयोग करता है तो वह विधेयक कानून नहीं बनता। विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित होने के बाद भी समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित 2 मामलों में अपने पूर्ण वीटो का उपयोग करता है। जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक निजी सदस्य विधेयक होता है, जब राष्ट्रपति के विधेयक पर अपनी सहमति देने से पहले मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। नई कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है कि वो पुराने कैबिनेट द्वारा पारित विधेयक को अपनी सहमति न दें। भारत में राष्ट्रपति ने पहले अपने पूर्ण वीटो का प्रयोग किया है। 1954 में राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका प्रयोग किया गया था और बाद में 1991 में इसका उपयोग राष्ट्रपति आर वेंकटरमन द्वारा किया गया था। निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति अपने निलंबनकारी वीटो का उपयोग तब करता है जब वो विधेयक को भारतीय संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। लेकिन यदि संसद भारतीय राष्ट्रपति के पास संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को दोबारा भेजती है तो उसे अपनी वीटो शक्तियों का उपयोग किए बिना विधेयक को मंजूरी देनी होगी। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति असीमित अवधि के लिए विधेयक को विलंबित कर सकता है। ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया, इसलिए इस विधेयक के संबंध में उनके पास कोई वीटो शक्ति नहीं है।
अध्यादेश बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह एक विधायी प्रावधान नहीं बल्कि एक आपातकालीन प्रावधान है। अध्यादेश केवल उन विषयों पर प्रख्यापित किया जा सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, अर्थात संघ सूची या समवर्ती सूची। अध्यादेश के माध्यम से कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाता है। वित्तीय शक्तियां केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही संसद में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो केंद्रीय बजट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, मौत की सजा कम कर सकते हैं, राहत सजा की अवधि कम कर सकते हैं, लेकिन सजा का चरित्र समान रहता है। मोहलत कम सजा देने के लिए मूल रूप से दोषी को दिए गए एक के स्थान पर और सैन्य अदालत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़कर किसी भी अदालत की सजा से वंचित। क्षमा स्थायी है जबकि राहत अस्थायी है। वह सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मामले को उसकी राय प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भी संदर्भित करता है। राजनयिक शक्तियां राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते की बातचीत और निष्कर्ष किए जाते हैं। सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ हैं। वह संसद की स्वीकृति के अधीन युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति समाप्त कर सकता है। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित 3 प्रकार के आपातकाल के साथ असाधारण शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, अनुच्छेद 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। 1962 के युद्ध, चीन युद्ध, 1971 के युद्ध, पाकिस्तान युद्ध और 1975 के आंतरिक अशांति इंदिरा गांधी द्वारा घोषित के दौरान भारत में ऐसी आपात स्थिति घोषित की गई थी। राष्ट्रपति की नियुक्ति शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। वह मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, वित्त आयोग, राज्य के राज्यपालों, अंतर्राज्यीय परिषदों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की हटाने की शक्तियां भारत के अटॉर्नी जनरल, एक राज्य के राज्यपाल, संघ या राज्य के पीएससी के अध्यक्ष या सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या एक संसद के एक अभिभाषण पर उच्च न्यायालय या मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के नियंत्रक जनरल। भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते प्रति माह 5 लाख रुपये वेतन कर मुक्त। मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, मुफ्त आवास, मुफ्त इलाज, आजीवन आदि। सेवानिवृत्ति के बाद के भत्ते राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में प्रति माह 1.5 लाख रुपये मिलते हैं और 1 लाख रुपये प्रत्येक वर्ष कार्यालय खर्च के लिए, साथ ही जीवन भर के लिए मुफ्त बंगला, मुफ्त यात्राएं और 2 मुफ्त लैंडलाइन, 1 मोबाइल फोन आदि सुविधाएं सरकार प्रदान कराती है। राष्ट्रपतियों की सूची 1947 वर्तमान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 13 मई 1962। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल तक काम किया था, जिससे वे अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति बने। वह संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 - 13 मई 1967 ये पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बने। वे एक प्रमुख दार्शनिक और लेखक थे। उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का पद भी संभाला। 1954 में उन्हें भारत रत्न मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 3 मई 1969। डॉक्टर
जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और अपने पद पर रहते हुए ही उनका निधन हो गया और वे सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति बने। वो पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्तकर्ता थे। तत्काल उप राष्ट्रपति वी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वी गिरी 3 मई 1969, 20 जुलाई 1969 और 24 अगस्त 1969, 24 अगस्त 1974 वराहगिरी वेंकट गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1967 में उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974, 11 फरवरी 1977। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर हुई। वो 1975 में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति थे। बी.डी. जत्था को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। भारत का तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को शुरू हुआ और 21 मार्च 1977 तक बढ़ाया गया। इस आपातकाल का मुख्य कारण आंतरिक अशांति थी। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977, 25 जुलाई 1982। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति बने। वह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वह सीधे लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए और राष्ट्रपति भवन संभालने वाले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार चुनाव लड़ा। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982, 25 जुलाई 1987। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी रहे। उन्होंने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल किया। उनकी अध्यक्षता में कई घटनाएं हुई, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगे जब राजीव गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उस समय वह राष्ट्रपति थे। आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987, 25 जुलाई 1992। राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले वे 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उन्हें दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई सम्मान मिल योगदान के लिए ताम्रपत्र के प्राप्तकर्ता है। उनके कार्यकाल में मताधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992, 25 जुलाई 1997। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मंत्री रहे। कानूनी पेशे में बहु उपलब्धियों के कारण इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उन्हें लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया। के.आर. नारायणन 25 जुलाई 1997, 25 जुलाई 2002। के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले पहले मलयाली व्यक्ति थे। वह लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले पहले राष्ट्रपति थे और उन्होंने राज्य विधानसभा को संबोधित किया था। वह भारतीय स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में राष्ट्रपति थे। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002, 25 जुलाई 2007। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने सबसे अधिक मत प्राप्त किए। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007, 25 जुलाई 2012। वे पहली महिला राष्ट्रपति थीं। राष्ट्रपति बनने से पहले वह राजस्थान की राज्यपाल थीं। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रहीं और 1991 में अमरावती से लोकसभा के लिए चुनी गई। इतना ही नहीं, वह सुखोई उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थीं। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012, 25 जुलाई 2017। प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे और पूर्व में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्हें 2004 में लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था।
वो योजना आयोग 1991-1996 के उपाध्यक्ष भी थे। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2019 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017, 25 जुलाई 2022 ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ये बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का निर्माण थी। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 पदधारी द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और संथाली आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है। द्रौपदी मुर्मू 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार प्राप्त किया। उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए पद धारण करता है। उपराष्ट्रपति को कितनी भी बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने गई 1952 में पद ग्रहण किया था। वह पहले उपराष्ट्रपति भी थे जो 2 बार निर्वाचित किए गए थे। संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के पद की अवधि। अनुच्छेद 67 एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। योग्यताएं। उपराष्ट्रपति के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। नामांकन। उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन को प्रस्तावक के रूप में कम से कम 20 निर्वाचकों और अनुमोदक के रूप में 20 निर्वाचकों द्वारा नामित किया जाना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। भारत के संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को संसद के सदन या राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने उस सदन में अपनी सीट उस तारीख से पहले खाली कर दी है जिस तारीख को वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय वोटों का उपयोग करके किया जाता है और मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। चुनाव उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिनों के बाद नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के कार्य। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। उस योग्यता में भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष की प्रतिष्ठा के रूप में वेतन मिलता है, जो वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति की कार्यालय के दौरान मृत्यु हो जाती है या पद से इस्तीफा दे दिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण कर सकता है और अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य जारी रख सकता है तथा अधिकतम 6 महीने में नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया नहीं है। उसे पहले 14 दिनों की अग्रिम सूचना देकर और फिर राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पारित एक प्रस्ताव लाकर और लोकसभा के द्वारा प्रभावी बहुमत की सहमति देकर पद से हटाया जा सकता है। जबकि प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रभावी है, वह सभापति के रूप में सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, हालांकि वह सदन का हिस्सा हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय चुनावी भ्रष्टाचार, मैलप्रैक्टिसेस करने और राज्यसभा सदस्य के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करने के लिए उपराष्ट्रपति को हटा भी सकता है। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। राज्यसभा के उपसभापति ऐसे आयोजन में राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। भारत के सभी उपराष्ट्रपतियों की सूची। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 12 मई 1962। जाकिर हुसैन 13 मई 1962 12 मई 1967। वी गिरी 13 मई 1967 3 मई 1969। गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 30 अगस्त 1974। डी जटी 31 अगस्त 1974 30 अगस्त 1979। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 31 अगस्त 1979 30 अगस्त 1984। आर वेंकटरमन 31 अगस्त 1984 24 जुलाई 1987। शंकर दयाल शर्मा 3 सितंबर 1987 24 जुलाई 1992। के आर नारायणन 21 अगस्त 1992 24 जुलाई 1997। कृष्णकांत 21 अगस्त 1997 27 जुलाई 2002। भैरव सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 21 जुलाई 2007। मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 11 अगस्त 2017। वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 11 अगस्त 2022। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 पदधारी उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन। राज्यपाल भारत के राज्यों के राज्यपाल के पास राज्य स्तर पर वैसी ही शक्तियों और कार्य होते हैं जैसे केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के पास होते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यों में राज्यपाल होते हैं, जबकि उपराज्यपाल दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) सहित केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं। संबंधित अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 150 राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें। अनुच्छेद 159 प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 राज्यपाल द्वारा शपथ या कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर स्वीकृति। राज्यपाल की योग्यताएं।
राज्यपाल की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है जिसके लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे देय परिलब्धियों और भत्तों को राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में साझा करते हैं। उसकी परिलब्धियों और भत्तों को उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। नियुक्ति और कार्यकाल। राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्य के राज्यपाल के पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ हैं, लेकिन उसके पास कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं जो भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के नाम पर मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग की जाती है। अतः राज्यपाल नामात्र का प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के अन्य मंत्रियों मुख्यमंत्री की सलाह पर और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। वह राष्ट्रपति को किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान राज्यपाल को राष्ट्रपति के एजेंट अभिकर्ता के रूप में व्यापक कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। विधायी शक्तियां। राज्यपाल की इस शक्ति को आगे 2 उपश्रेणियों में अर्थात विधेयकों के संबंध में और विधायिका के संबंध में वर्गीकृत किया जा सकता है। विधेयकों के संबंध में, जब धन विधेयक के अलावा कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो विधेयक को सहमति देता है या विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेता है, या फिर विधेयक को सदनों के पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है। लेकिन यदि विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन करके या किए बिना फिर से पारित किया जाता है तो उसे अपनी सहमति देनी होगी या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रखना होगा। हालांकि राज्यपाल भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धन विधेयक आमतौर पर राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही पेश किया जाता है। यदि धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित है तो राष्ट्रपति को ये बताना होगा कि वह सहमति दे रहा है या अपनी सहमति वापस ले रहा है। विधानमंडल के संबंध में, उसके पास राज्य विधानमंडल को बुलाने सत्रावसान करने की शक्ति है और बहुमत खो देने पर विधानसभा को भंग भी कर सकता है। अनुच्छेद 176। वित्तीय शक्तियाँ। वह विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट को प्रस्तुत करता है। धन विधेयक केवल उसकी पूर्व सिफारिश पर राज्य विधानमंडल में पेश किया जा सकता है। उसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए उनकी सिफारिश के बाद आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जा सकता है। वह नगर पालिकाओं और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियाँ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। क्षमा करने वाली शक्तियाँ। उसके पास किसी भी अपराध को, जहाँ तक राज्य शक्ति का विस्तार है, क्षमा करने की शक्तियाँ हैं। माफी, अपराधी को पूरी तरह से दोषमुक्त करना, प्रतिबंध, सजा पर रोक, राहत, कुछ विशेष परिस्थितियों में कम सजा देना, परिहार, सजा की प्रकृति को बदले बिना सजा में कमी, रूपांतरण, किसी सजा के स्थान पर दूसरी सजा। राज्यपाल के पास कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा और मृत्युदंड के मामले में क्षमादान शक्ति का अधिकार नहीं होता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानसभा सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं हैं, यानी राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद दोनों, जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं होता है या जब दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, तब भी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब वो इस तथ्य से संतुष्ट हो कि किसी विशिष्ट मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक है।
वो केवल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किसी अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है या वापस ले सकता है। वो केवल उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून पारित कर सकता है। राज्यपाल किसी अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत अधिनियम का होता है। एक बार जब राज्य विधानसभा साथ ही द्विसदनीय विधायिका की स्थिति में राज्य विधान परिषद फिर से बैठती है तो राज्यपाल को उनके समक्ष अध्यादेश लाना होगा। राज्य विधानमंडल या तो अध्यादेश को स्वीकार कर सकता है और इसे स्थायी कानून बना सकता है या अध्यादेश को अस्वीकार कर सकता है। यदि कोई अध्यादेश न तो स्वीकार किया जाता है और न ही अस्वीकृत किया वापस लिया जाता है तो ये राज्य विधानमंडल की पुनः बैठक से 6 सप्ताह की समाप्ति पर कार्य करना बंद कर देगा। राज्यपाल को हटाना। केंद्र सरकार के प्रभाव में राष्ट्रपति के पास किसी भी राज्य के राज्यपाल को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय हटाने की शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसे वैध और बाध्यकारी कारणों से दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। केवल इस बात से कि राज्यपाल केंद्र सरकार की नीतियों और विचारधाराओं से असहमत है या केंद्र सरकार ने उस पर विश्वास खो दिया है, उसे हटाने का कारण हो सकता है। केंद्र सरकार में परिवर्तन उसके हटाए जाने का कारण नहीं हो सकता। राज्यपाल को हटाने के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अदालत किसी भी मामले में आवश्यक कारणों की उपस्थिति को सत्यापित करने के लिए केंद्र सरकार से उन सामग्रियों को पेश करने के लिए कह सकती है जिनके आधार पर निर्णय लिया गया था। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया। एम जेकब ने भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किया। वह मेघालय के राज्यपाल थे। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल द्वारा की जाती है। एक बार नियुक्त होने के बाद लोकायुक्त को सरकार द्वारा न तो बर्खास्त किया जा सकता है और न ही स्थानांतरित किया जा सकता है और केवल राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। संसद और राज्य विधानमंडल। संसद लोकतंत्र का मंदिर है जो लोगों की भलाई के लिए चर्चा, बहस और मुद्दों को तय करने के लिए सर्वोच्च मंच प्रदान करती है। भारत ने ब्रिटिश संविधान से संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति शामिल हैं। लोकसभा जनता का सदन के सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया के माध्यम से लोगों द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा राज्यों की परिषद के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय संसदीय समूह 16 अगस्त 1948 को संविधान सभा विधायी द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के अनुसरण वर्ष 1949 में गठित एक स्वायत्त निकाय है। भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता संसद के सभी सदस्यों और संसद के पूर्व सदस्यों के लिए खुली है। लोकसभा के अध्यक्ष संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं। समूह का उद्देश्य संसद सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देना और संसद के समक्ष आने वाले संभावित मुद्दों पर सेमिनार आदि आयोजित करके संसद सदस्यों को जानकारी का प्रसार करना है। वर्ष 1952 में भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद प्रभाव में आई। नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 के दौरान हुआ था। उस समय कुल लोकसभा सीटें 489 थीं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने और सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। संसद में नेता। सदन का नेता लोकसभा के नियमों के अनुसार सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है और प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है। राज्यसभा में सदन का नेता एक मंत्री और राज्यसभा का सदस्य होता है जिसे पीएम द्वारा इस तरह कार्य करने के लिए नामित किया जाता है। संसद की शक्तियां कार्य।
विधायी कार्य संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यदि किसी सूची में किसी विषय का उल्लेख नहीं है तो अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास निहित होती हैं। वित्तीय कार्य ये जनता के पैसे की संरक्षक है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार जनता पर न तो कोई कर लगा सकती है और न ही धन खर्च कर सकती है। चुनावी कार्य संसद राष्ट्रपति के लिए मतदान करती है और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है और राज्यसभा अपने उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। निष्कासन की शक्ति संसद की पहल पर कुछ उच्च पदाधिकारियों को पद से हटाया जा सकता है। ये संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटा सकती है। संविधान में संशोधन संसद संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। कार्यपालिका पर शक्ति संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। सत्र भारत का कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरा के अनुसार संसद एक वर्ष में 3 सत्रों के लिए मिलती है। बजट सत्र सबसे लंबा सत्र जनवरी-फरवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल-मई के अंत तक समाप्त होता है। मानसून सत्र दूसरा सत्र आमतौर पर जून-जुलाई में शुरू होता है और अगस्त-सितंबर में समाप्त होता है। शीतकालीन सत्र तीसरा सत्र नवंबर से दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। विधेयक के प्रकार विधेयक एक विधेयक कानून के लिए एक प्रस्ताव है जो विधिवत अधिनियमित होने पर एक अधिनियम या कानून बन जाता है। सार्वजनिक विधेयक सरकारी विधेयक यह एक प्रस्तावित कानून है जो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों पर लागू होगा। निजी विधेयक संसद सदस्य सांसद द्वारा पेश किया गया विधेयक जो सरकार में मंत्री नहीं है। विधेयकों का वर्गीकरण साधारण विधेयक इनका संबंध वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी मामले से होता है। धन विधेयक वे वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित होते हैं। वित्तीय विधेयक ये वित्तीय मामलों से संबंधित होते हैं लेकिन धन विधेयक से भिन्न होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक इनका संबंध संविधान के प्रावधानों में संशोधन से है। अधिनियम ये किसी विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए विधायिका द्वारा बनाया गया कानून है। इसमें इससे जुड़े प्रावधान हैं। संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, प्रतिरक्षा और छूट हैं। इन विशेषाधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में परिभाषित किया गया है। अवकाश संसदीय सत्र वर्ष के दौरान एक विराम जिसमें कोई भी सदन कार्य करने के लिए नहीं मिलता है। स्थगन ये बैठक में कार्य को एक निर्दिष्ट समय के लिए स्थगित करता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है। स्थगन से केवल बैठक समाप्त होती है न कि सदन का सत्र। स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। विघटन यह एक संसद के अंत के लिए औपचारिक शब्द है। यह एक नई संसद के लिए आम चुनाव से पहले होता है। सत्रावसान संविधान के अनुच्छेद 85(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश द्वारा सदन के सत्र की समाप्ति सत्रावसान सदन की बैठक और सत्र दोनों को समाप्त करता है। आह्वान समनिंग संसद के सभी सदस्यों को मिलने के लिए बुलाने की प्रक्रिया। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। प्रस्ताव के प्रकार कटौती प्रस्ताव ये लोकसभा के सदस्यों को दी गई शक्ति है जो इसके सदस्यों को सरकार द्वारा प्रस्तावित वित्त विधेयक में किसी भी मांग का विरोध करने में सक्षम बनाती है। स्थगन प्रस्ताव इसका उपयोग तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले में निचले सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। प्रस्ताव के प्रकार कटौती प्रस्ताव ये लोकसभा के सदस्यों को दी गई शक्ति है जो इसके सदस्यों को सरकार द्वारा प्रस्तावित वित्त विधेयक में किसी भी मांग का विरोध करने में सक्षम बनाती है। स्थगन प्रस्ताव इसका उपयोग तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले में निचले सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है।
इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सदस्य द्वारा संसद में पेश किया जाता है। ये प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा 7 मिनट है। इसके बाद प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निंदा प्रस्ताव यह एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। ये प्रस्ताव विपक्षी दल द्वारा मंत्रियों, सरकार या सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों की आलोचना करने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। ये प्रस्ताव कठोर आलोचना और तीव्र असहमति को दर्शाता है। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के उद्घाटन सत्र और प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र को संबोधित करते हैं। यदि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो माना जाता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। अविश्वास प्रस्ताव ये सदन के निर्णय को लागू करने के लिए लोकसभा में एक औपचारिक प्रस्ताव है। ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा के पक्ष में सांसदों के कुल 175 वोटों की जरूरत होती है। 1963 में तीसरी लोकसभा के दौरान स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। इसे मंत्री आचार्य जेबी कृपलानी ने पेश किया था और 40 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। हालांकि प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। समापन प्रस्ताव यह एक प्रस्ताव है कि लोकसभा या राज्यसभा को बहस बंद करनी चाहिए और चर्चा किए जा रहे मामले पर मतदान करना चाहिए। समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं। सरल समापन ये तब होता है जब कोई सदस्य ये प्रस्ताव रखता है कि मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और अब मतदान के लिए रखा जाए। विभागों द्वारा समापन बहस शुरू होने से पहले एक विधेयक या एक लंबा प्रस्ताव के खंडों को भागों में बांटा गया है। बहस पूरे हिस्से को कवर करती है और इस तरह पूरे हिस्से को वोट के लिए रखा जाता है। कंगारू समापन बहस और मतदान के लिए केवल महत्वपूर्ण खंड लिए जाते हैं। अन्य खंडों को छोड़ दिया जाता है और फिर विधेयक पारित होने के बाद उन्हें पारित माना जाता है। गिलोटिन समापन यह वह स्थिति है जब समय की कमी के कारण किसी विधेयक या प्रस्ताव के अविचारित खंडों को भी मतदान के लिए रखा जाता है। लंगड़ा बतख या लेम डक मौजूदा लोकसभा के सदस्य जो नई लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित नहीं हो सके, उन्हें लंगड़ा बतख कहा जाता है। लंगड़ा बतख सत्र एक नई लोकसभा के चुने जाने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र को संदर्भित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस में इस शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अनियत दिन वाला प्रस्ताव यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है लेकिन इस पर चर्चा के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। गणपूर्ति कोरम सदन की कार्यवाही के लिए संसद के किसी सदन के सदस्यों की न्यूनतम संख्या में उपस्थित होना आवश्यक है। संविधान में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। संसद में प्रश्न 4 प्रकार के प्रश्न हैं। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न जिनके मौखिक उत्तर की अपेक्षा की जाती है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर के बाद सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ये रंग में छपे होते हैं। अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न जिनके लिखित उत्तर की अपेक्षा की जाती है। उत्तर दिए जाने के बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। ये प्रश्न सफ़ेद रंग में छपे होते हैं और लोकसभा में एक दिन के लिए 230 से अधिक प्रश्न सूचीबद्ध नहीं किए जा सकते हैं। निजी सदस्यों से प्रश्न वे प्रश्न जो ऐसे सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्री नहीं हैं। ये प्रश्न गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों, संसदीय समितियों और गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों से संबंधित होते हैं। ये प्रश्न पीले रंग में छपे होते हैं। अल्प सूचना प्रश्न वे जो अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों पर पूछे जाते हैं और कम समय के नोटिस पर अर्थात 10 दिनों से कम समय में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए जा सकते हैं। ये प्रश्न हल्के गुलाबी रंग में छपे होते हैं। प्रश्नकाल प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। 2014 से प्रश्नकाल को राज्यसभा में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है।
शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है। संसदीय नियमावली में इसका उल्लेख नहीं है। इसके तहत सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल के दौरान केवल 20 मामले उठाए जा सकते हैं। राज्यसभा में अनुरोधों की कुल संख्या एक दिन में 7 से अधिक होने की अनुमति नहीं है। शून्यकाल के लिए आवंटित कुल समय 30 मिनट है, जिसमें सदस्य को मुद्दे को उठाने के लिए 3 मिनट का समय मिलता है। संसदीय समितियां। प्राक्कलन समिति इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी मंत्रालयों और विभागों की कार्यप्रणाली को व्यय और धन के उपयोग के संदर्भ में जांचना है। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। इस समिति में लोकसभा से कुल 30 सदस्य होते हैं। भारत में पहली बार 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था। याचिका समिति का गठन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करना है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा के 7 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करना है। वर्तमान में इसमें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए 22 सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य शामिल होते हैं। संसद संबंधित अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को उनके लागू होने में बलों को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध जब किसी भी क्षेत्र में मामला लॉ लागू है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 75 यह राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और उसकी परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। यदि मंत्री के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है, तो उसे नियुक्ति के 6 महीने के भीतर सदन में से किसी एक के लिए निर्वाचित होना होगा। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 79 संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को या एक साथ समवेत दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 87 आम चुनाव और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के बाद सदन के प्रारंभ में राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 89 राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद से अवकाश, पदत्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 93 उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष और अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 संसद के स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 ये संसद की सदस्यता के लिए निरर्हताओं से संबंधित है। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। अनुच्छेद 105 संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 106 संसद के किसी भी सदन के सदस्यों के वेतन का निर्धारण करती है। अनुच्छेद 107 विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 108 संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक को परिभाषित करता है। एक धन विधेयक उन मामलों से संबंधित होता है जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कराधान के मामले,
सार्वजनिक व्यय से संबंधित विधेयक सरकार के वित्तीय दायित्व या भारत के समेकित कोष से व्यय। इन्हें केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और साथ ही उन्हें पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। अनुच्छेद 115 पूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 122 न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व निरस्त। अतिरिक्त तथ्य, संघ की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रमुख होते हैं। संविधान के भाग में अनुच्छेद 52-78 संघ कार्यपालिका से संबंधित है। संसदीय कार्य मंत्रालय। संसदीय कार्य मंत्रालय अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन करता है। प्रथम अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन 1952 में इंदौर में आयोजित किया गया था। सचेतक यह एक लिखित आदेश है जो एक राजनीतिक दल अपने सदस्यों को एक महत्वपूर्ण वोट के लिए उपस्थित होने के लिए जारी करता है, या ये कि वे केवल एक विशेष तरीके से मतदान करते हैं। सम्मन की शक्ति। लोकसभा को बुलाने और सत्रावसान करने या भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है। राष्ट्रपति 2 सत्रों के बीच 6 महीने के अंतराल पर सदनों को बुला सकता है। भारत के संविधान के अनुसार संसद का वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना अनिवार्य है। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, इसे हाउस ऑफ पीपल या पॉपुलर चैम्बर के नाम से जाना जाता है। ये भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संसद सदस्य लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। संरचना। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में शामिल है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 550। अनुच्छेद 3312 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थीं, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 331 संसद द्वारा अमान्य है। इस संशोधन से पहले अधिकतम सीट 552 थी तय की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे। लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 543 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का और 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा में सदस्यता के लिए पात्रता मानदंड। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करता है। वो एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अदालत द्वारा 2 या अधिक वर्ष के कारावास से दोषी नहीं ठहराया गया हो। भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। अनुच्छेद 102 ये लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। लोकसभा की शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद पर शक्ति। यह मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। धन संबंधी मामलों में शक्ति एक बार जब लोकसभा सरकार के बजट या धन विधेयक को पारित कर देती है, तो राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। कार्यकाल। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे 5 वर्ष की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष औपचारिक और कानूनी प्रमुख दोनों के रूप में अध्यक्ष लोकसभा के कार्य करता है और इसके मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत चुने जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों और संसदीय सम्मेलनों से अपना अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त होता है। वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है। वो ये भी तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इस मामले में उसका निर्णय अंतिम होता है।
वह सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है या गणपूर्ति कोरम के अभाव में बैठक को स्थगित कर सकता है। उपाध्यक्ष: जब अध्यक्ष मौजूद नहीं होता है तो उपाध्यक्ष सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है और उसके पास अध्यक्ष के सभी अधिकार होते हैं। प्रोटेम स्पीकर: प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं, नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए वोट करवाता है और विश्वासमत फ्लो टेस्ट भी कराता है। सदन के प्रारंभ में या जैसा भी मामला हो, स्पीकर सदस्यों में से अधिक 10 अध्यक्ष का एक पैनल नामित करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इस पैनल का कोई भी व्यक्ति सदन की अध्यक्षता कर सकता है, लेकिन इन दोनों पदों के खाली होने पर अध्यक्षता नहीं करेगा। लोकसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें। राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीटें: उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 38, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 24, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, असम 14, झारखंड 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, दिल्ली 7, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर -2, त्रिपुरा 2, मेघालय 2, मिजोरम, नागालैंड 1, सिक्किम 1, पुडुचेरी 1, लक्षद्वीप 1। लोकसभा और उसके अध्यक्ष। पहली लोकसभा गणेश वासुदेव मावलनकर 15 मई 1952 - 27 फरवरी 1956। दूसरी लोकसभा ए अयंगर 8 मार्च 1956 - 16 अप्रैल 1962। तीसरी लोकसभा सरदार हुकम सिंह 17 अप्रैल 1962 - 16 मार्च 1967। चौथी लोकसभा नीलम संजीव रेड्डी 17 मार्च 1967 - 19 जुलाई 1969। पांचवी लोकसभा गुरदयाल सिंह ढिल्लन 8 अगस्त 1969 - 1 दिसंबर 1975। छठी लोकसभा बलीराम भगत 15 जनवरी 1976 - 25 मार्च 1977। सातवीं लोकसभा नीलम संजीव रेड्डी 26 मार्च 1977 - 13 जुलाई 1977। आठवीं लोकसभा के एस हेगड़े 21 जुलाई 1977 - 21 जनवरी 1980। नौवीं लोकसभा बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 - 18 दिसंबर 1989। 10वीं लोकसभा रवि राय 19 दिसंबर 1989 - 9 जुलाई 1991। 11वीं लोकसभा शिवराज पाटिल 10 जुलाई 1991 - 22 मई 1996। 12वीं लोकसभा पी ए संगमा 23 मई 1996 - 23 मार्च 1998। जी एम सी बालायोगी 24 मार्च 1998 - 3 मार्च 2002। 13वीं लोकसभा मनोहर जोशी मई 2002 - 2 जून 2004। 14वीं लोकसभा सोमनाथ चटर्जी 4 जून 2004 से 30 मई 2009। 15वीं लोकसभा मीरा कुमार 30 मई 2009 - 4 जून 2014। 16वीं लोकसभा सुमित्रा महाजन 6 जून 2014 से 16 जून 2019। 17वीं लोकसभा ओम बिरला 18 जून 2019। अब तक राज्यसभा द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यह उच्च सदन, दूसरा सदन या हाउस ऑफ एल्डर्स है और यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने अपनी पहली बैठक 13 मई 1952 को की थी। संरचना: राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। सदन में सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है। 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं,
4 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। नामांकन राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव सदन के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। राज्यों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। कार्यकाल हर राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। कार्य लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानूनों की समीक्षा करने और उनमें बदलाव करने में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कोई भी विधान या विधेयक बनाने का प्रस्ताव रख सकती है और कानून बनने के लिए किसी विधेयक को राज्यसभा से पारित होने की आवश्यकता होती है। शक्ति राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, इसलिए राज्यों को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले को इसकी सहमति और अनुमोदन के लिए इसे भेजा जाना चाहिए। यदि केंद्रीय संसद किसी मामले को राज्य सूची से हटाना, हस्तांतरित करना चाहती है, तो राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार उसे उस राज्य में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है। लेकिन 2003 में ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी भारतीय नागरिक राज्यसभा चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य में रहता हो। अधिकार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदस्यों द्वारा स्वयं में से ही निर्वाचित सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 में सभापति भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति के लिए प्रावधान है। एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की शक्ति और कार्य राज्यसभा के सभापति को सदन को स्थगित करने या क्वोरम की अनुपस्थिति की स्थिति में इसकी बैठक को निलंबित करने का अधिकार है। संविधान की 10वीं अनुसूची सभापति को दल बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न को निर्धारित करने का अधिकार देती है। सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिए सभापति की सहमति आवश्यक है। संसदीय समितियों, चाहे वे सभापति द्वारा गठित हों या सदन द्वारा, सभापति के निर्देशन में काम करती हैं। वह सदस्यों को विभिन्न स्थायी समितियों और विभाग संबंधित संसदीय समितियों में नामांकित करता है। वह व्यापार सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312 राज्यसभा संसद को केंद्र और राज्यों दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल के लिए उस समय एक उद्घोषणा जारी की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी हो, तब भी उद्घोषणा प्रभावी रह सकती है, भले ही इसे केवल राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया गया हो। लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद 79 संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होंगे। अनुच्छेद 80 राज्यों की परिषद राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 कानून द्वारा संसद हर जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम अर्थात सीमा या सीमाओं को तय करने का कार्य या प्रक्रिया पारित करती है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 योग्यता संसद की सदस्यता के लिए। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन।
अनुच्छेद 86 सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 93 उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्याग और हटाया जाना। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों और कोरम के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 108 इस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। उद्धरण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व वर्तमान में निरस्त। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें। राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीटें। उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, पश्चिम बंगाल 16, बिहार 16, तमिलनाडु 18, मध्य प्रदेश 11, कर्नाटक 12, गुजरात 11, राजस्थान 10, आंध्र प्रदेश 11, उड़ीसा 10, केरल 9, तेलंगाना 7, असम 7, झारखंड 6, पंजाब 7, छत्तीसगढ़ 5, हरियाणा 5, दिल्ली 3, उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश 3, अरुणाचल प्रदेश 1, गोवा 1, मणिपुर 1, त्रिपुरा 1, मेघालय 1, मिजोरम, नागालैंड 1, सिक्किम 1, पुडुचेरी 1, लक्षद्वीप 1।